हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, वन शॉट वीडियोस हम डाल रहे हैं कंटिन्यूअसली। और ये वीडियो ऑलमोस्ट, जो एक वीडियो होती है ये 1 आवर के तक जाती है। ठीक है, 1 आवर या कुछ मिनट्स की। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़ाएं कि आपको सच में कुछ नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखी। बहुत सारी इंटरनेट पे और भी वीडियो है, कोई 15 मिनट की, कोई 30 मिनट की, जिसमें वो वन शॉट करा रहे हैं। तो बहुत फर्क है बेटा, 30 मिनट में एक पूरे चैप्टर को एक क्विकली इस तरीके से बता देना, है ना। और एक होता है डीपली नॉलेज देना। हमारा मकसद है, हमारा एम है, बच्चे को सफलता मिले, सक्सेस मिले। ठीक है, अच्छी नॉलेज के साथ वो एग्जाम के अंदर बैठे, एक कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो बच्चों इसी सीरीज में आज का हमारा चैप्टर रहेगा बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और आता है इससे क्वेश्चंस हमारे, है ना। और बहुत आसान भी है, समझ के इसको करते हैं बेटा। ओके, ये चैप्टर निपटा देते हैं पहले छोटे छोटे से सारे, उसके बाद हम ऑप्टिक्स उठाएंगे बाद में। ठीक है, और बहुत अच्छे से ऑप्टिक्स भी करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का चैप्टर रहेगा हमारा पार्टिकल ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। देखो, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ड्यूअल का मतलब होता है बेटा दोहरा। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? दोहरा, डबल, है ना। बोलते हैं ना कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड का है, दोहरा, जिसके दो नेचर हो, ये सामने से कुछ और पीछे से कुछ और। ऐसे ही जो लाइट है या कोई भी मटेरियल है, उसके दो नेचर होते हैं हमें। ठीक है, कोई भी मूविंग पार्टिकल वो दो नेचर की तरह बिहेव करता है, लाइट एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज वेव एंड पार्टिकल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट की बात करें हम, तो लाइट भी एक पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, समझ के। तो बहुत सारे जो फिनोमिनन है इस जो लाइट के वेव कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, ओके, डिफ्रैक्शन। ये सारे फिनोमिनन किसको बताते हैं कि लाइट हमारी कैसी नेचर की है बेटा? वेव है, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट जस्ट अ वेव। ठीक है, और पार्टिकल नेचर बताता है कि लाइट वेव नहीं है, लाइट इज लाइक अ फाउंड बाय सिंपल पार्टिकल्स। समझ के, लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जिनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं उसको? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट इज कंस्टिट्यूएंट बाय द स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या होते हैं? फोटोन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एक्चुअली में जो फोटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, समझ के। और इस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है बेटा। ठीक है, पार्टिकल नेचर ये बोलता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है, और इस पार्टिकल का नाम है फोटोन। क्या नाम है बेटा? फोटोन। फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इन फोटोन इज कॉल्ड क्वांटा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? क्वांटा। और एक क्वांटा एनर्जी कितनी होती है बेटा? वो होती है E इजकल टू एच न्यू। कितनी होती है बेटा? E इजकल टू एच न्यू के बराबर होती है। ये H क्या है? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे H की वैल्यू क्या होती है हमारी? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या होता है हमारा? न्यू होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हमारी न्यू होती है। ठीक है, और H की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 6.626 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। 34 जूल सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ H, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। क्लियर है बेटा? तो लाइट एक छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म आती है, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोन। अभी मैं लाइट के सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास एनर्जी आ गई। एनर्जी पार्टिकल की कितनी होती है बेटा? एनर्जी होती है हमारे पास इस एच न्यू, और न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्बडा। तो कई बार ये एच सी बाय लैम्बडा के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फोटोन का मोमेंटम होता है एच बाय लैम्बडा के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा? एच बाय लैम्बडा। समझ के, P इजकल टू एच बाय लैम्बडा होता है मोमेंटम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन
फोटोन इज जीरो। फोटोन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे? आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है इक्वल टू, इसके इक्वल m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये m नॉट क्या है? जब रेस्ट मास होता है, कोई भी चीज रेस्ट में होती है। और ये किसके लिए बेटा? ये मूविंग मास। ये वैसे इक्वेशन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? c, स्पीड ऑफ लाइट के सिमिलर है। क्लियर है? तो उनके लिए इक्वेशन बनी है। फोटोन लाइट की फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करता है। ठीक है, क्योंकि लाइट बनी फोटोन से है। तो v उसके लिए किसके इक्वल होगा बेटा? v इक्वल टू c होगा। अब यहां से m नॉट की वैल्यू निकाल लो। m नॉट क्या होगा? m इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इफ v इक्वल टू c हो जाए, तो v इक्वल टू c हो जाए तो ये क्या आ जाएगा? m नॉट m इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये कितना आएगा? 1। 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। तो ये कितना आएगा? m इंटू 0 यानी m नॉट। यानी m नॉट की वैल्यू कितनी होगी? हमारी 0 होगी। यानी रेस्ट मास फोटोन का पॉसिबल नहीं है। समझ गए? मूव करता रहता है, वो हमेशा किस स्पीड से ट्रेवल करता है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड से, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, फोटोन इज चार्जलेस। फोटोन इज चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल। चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल। बेटा नेग्लिजिबल मास है उसका। ठीक है, हमारे पास इतनी स्केल भी नहीं है छोटी कि फोटोन का मास कैलकुलेट कर सके, बट क्योंकि फोटोन इज लाइक एनर्जी। फोटोन क्या है? एक एनर्जी है बस। ठीक है, तो एनर्जी मासलेस मानी गई है, चार्जलेस एंड मासलेस। और चार्जलेस है इसलिए एक फोटोन यहां से गुजर रहा है और यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी या मैं इधर नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो फोटोन सीधे ही ट्रेवल करेगा। कभी देखा है लाइट को मुड़ते हुए? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ फोटोन्स के क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है बेटा? आगे अब आते हैं, हम इक्वेशन कर लेते हैं। द मोमेंट ऑफ फोटोन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, फोटोन दे रखा है बेटा, फोटोन का जो है मोमेंटम दे रखा है। तो P इजकल टू हमें पता है h बाय लैम्बडा। तो P दे रखा हमारे पास कितना? 3.3 इंटू 10 टू पावर कितना? -29। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? तो यहां से हम h बाय लैम्बडा आ गया, लैम्बडा निकाल सकते हैं। तो h बाय कितना आ जाएगा? P आ जाएगा बेटा। h कितना होता है? 6.626 10 टू पावर कितना? -34। और लैम्बडा P दे ही रखा हमारे पास 3.3 10 टू पावर -29। समझ गए? तो यहां से ये मीटर में आ जाएगा। अभी क्या मांग रहा है? आगे मांग रहा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो निकाल सकते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है? c बाय लैम्बडा। c कितना हमारे पास? 3 इंटू 10 टू पावर 8। और लैम्बडा कितना होता है बेटा? लैम्बडा यहां से निकाल देंगे हम। क्लियर है बेटा? तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। आए समझ में? क्लियर है बेटा? जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर लेना। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वो फिनोमिनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ये वेरीफाई करता है कि जो लाइट है जो वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आती है। किस आती है बेटा? इन फॉर्म ऑफ पैकेट आती है। ठीक है, हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। उसने बताया था कि जब भी एक लाइट किस फॉर्म में आती है बेटा? एक इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन आ रही है। समझ के? वो किसी कैथोड, ये बेटा देखो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है हमारे पास, है ना, और ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। तो मतलब ये कैथोड हुआ और ये क्या हुआ? हमारा एनोड हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मत घुस जाना, वहां उल्टे होते हैं ये। ओके, तो कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है और एनोड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है बेटा? तो जब इनको कनेक्ट करेंगे हम, ये वोल्ट मीटर है वोल्टेज मेजर करने के लिए, ये रिवर्सिंग की है। रिवर्सिंग की का मतलब क्या होता है बेटा? इसको हम चेंज कर सकते हैं। रिवर्स मतलब देखो ऐसा होता है, इसमें 4 टर्मिनल यहाँ पे ऐसे की होती है ये। जैसे मान लो अगर यहां से वायर जा रही है, एक वायर यहां से जा रही है, अगर तुम ऐसे एक की होती है ना, उस की को ऐसे रखोगे तो ये दोनों कनेक्ट होंगे, ऐसे घुमा दोगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे की होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिंग की। ठीक है, नॉर्मल की के अलावा है ये। ठीक है, यहाँ पे एक रियोस्टेट है ताकि वोल्टेज को चेंज कर सके हम। ये वोल्ट मीटर है, कितनी वोल्टेज अप्लाई कर चुके हैं हम। ओके, उसने ये देखा कि जब एक लाइट पड़ती है किसी भी कैथोड पे, तो उसने देखा कि जब लाइट पड़ती है तो कुछ देर बाद इस जो कैथोड है इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे।
ठीक है, और वो कहां जा रहे हैं, वो जा रहे थे किस पे बेटा, वो एनोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो क्या होंगे बेटा, वो किस तरफ जाते हैं बेटा, उन पे नेगेटिवली चार्ज, और वो किस तरफ जा रहे हैं बेटा, वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बोलते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक ये तब एमिट होते हैं जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, फोटोन पड़ता है, इसलिए इस फिनोमिनन को भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो किसकी वजह से एमिट होते हैं बेटा, जब हमारे पास जो लाइट है वो लाइट किसकी फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में आती है। तो डेफिनेशन क्या बन गई, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फ्रॉम अ मेटल सरफेस when when a when a radiation of suitable frequency, when a radiation of suitable frequency falls on a metal surface, falls on a metal surface, समझ के, एक मेटल सरफेस पे फॉल करती है, क्लियर है बेटा, तो उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आए समझ में, तो मेटल सरफेस पे अगर एक लाइट पड़ती है तो वो हीट अप होता है कुछ देर के लिए, उसके बाद उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर उसमें मेजर किया है बेटा, करंट मेजर करने के लिए, स्मॉल करंट होता है इसलिए माइक्रोमीटर लगाया है, दैट्स व्हाई जो ये करंट है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो करंट फ्लो करता है, समझ के, उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट आगे आप चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो अफेक्ट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास कौन सा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ध्यान से समझना। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू ए इंटू टी। अच्छा, एक फोटोन की एनर्जी तो एच न्यू होती है, एन फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू। एक फोटोन थोड़ी ना आ रहा है, उसमें तो एन फोटोन आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये एनर्जी कब बढ़ेगी बेटा, एरिया तो हमने उतना ही रखा, समझ के, टाइम भी उतना ही रखा। एनर्जी कब बढ़ेगी, जब तुम्हारे पास जो फोटॉन्स की संख्या है वो ज्यादा आएगी। बेटा ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं हमारे पास, अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़ रहा है। और अगर अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़ा इस मेटल सरफेस पे तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्लियर है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, हम ये कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इंटेंसिटी मतलब अमाउंट, एक तरीके से ज्यादा इंटेंस होना कहते हैं ना, ज्यादा इंटेंस है ये, मतलब ज्यादा अमाउंट में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके वर्सेस, इंटेंसिटी नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो इलेक्ट्रिक और इंटेंसिटी का, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से स्टार्ट होगा। ये ग्राफ यहां से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ जो फोटोन की इंटेंसिटी है वो कंज्यूम हो जाएगी किसमें, वर्क फंक्शन में, जो वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो जाएगी। अब ये वर्क फंक्शन क्या है बेटा, क्योंकि मेटल की सरफेस को हीट अप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं, कुछ देर तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करेगा गर्म होने के लिए, तो कुछ इंटेंसिटी को ये खा जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास 100 फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मान लो 5 फोटोन तो ये कंज्यूम कर जाएगा मेटल सरफेस, 5 फोटोन की जो एनर्जी के बराबर एनर्जी खा जाएगा, क्यों, हीट अप हो रहा है ना। उसके बाद बचे हुए 95 फोटोन एबल होते हैं बेटा, दे आर एबल टू emit 95 electron. Each photon, each and every photon is efficient to emit 1 electron. समझ के, तो एफिशिएंट है 1 इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए, बट आफ्टर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ग्राफ कैसा होगा,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है बेटा? ओके। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का ग्राफ कैसे होगा? देखो पोटेंशियल का कैसे ग्राफ होगा, अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ, पोटेंशियल की क्या जरूरत है सबसे पहले ये ध्यान दो। देखो जब यहां पे हमारे पास, व्हाइट से सही दिखता है थोड़ा सा, जब यहां से हमारे पास, देखो इसको नॉर्मल हम डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ये देखो ऐसे, बाकी सारी चीजें छोड़ो भी। ये हमारा कैथोड है, ये क्या है बेटा? एनोड। अब एक फोटोन आ रहा है, एक फोटोन आ रहा है, उससे क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। मान लो ऊपर से कितने आ रहे हैं? 100 फोटोन। कितने आ रहे हैं बेटा? 100 फोटोन आ रहे हैं। 5 फोटोन यहां खर्च हो गए हमारे पास, किसमें? इस मेटल को हीट अप करने में, उतनी एनर्जी। अब रिमेनिंग 95 फोटोन इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से। क्या गारंटी है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे? देखो पहले तो ये देखो, जो फोटोन आया वो भाई उसने वो आया सीधा इस पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे एक्चुअली में कैथोड पे क्या है बेटा? कैथोड पे है मेटल की सरफेस, और मेटल सरफेस में क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन। जब वो इस पे पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा बेटा, उनको एनर्जी मिलेगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। तो वो एमिशन होगी तो बाहर निकलेगा। अब क्या गारंटी है कि वो यहां पहुंच जाए? बेटा हमने ना जो ये पोलैरिटी दी है कि इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, वो इसीलिए दी है ताकि यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच सके। अगर इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा पहुंचाने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ानी है, तो क्या करो? वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज कर दो। अगर हम ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो देर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा यहां पर पहुंचे। समझ में आ रहा है? नहीं तो इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ाने से, अगर हम बात करें बेटा पोटेंशियल बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा हमारा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? इस तरीके से। ठीक, तो ये I1 क्या? I1, ये मान लो I1 है करंट, ये I2 है, और ये क्या बेटा? I3 है। ठीक है, ये ग्राफ किसके वर्सेस है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये ग्राफ यहां से क्यों स्टार्ट हो रहा है और इसका मतलब क्या है? देखो अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इसका मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल है ना? ओके, और इस पोटेंशियल को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, और ये ग्राफ समझो पहले तो। देखो हमारे पास मान लो 95 फोटोन में से हमारे पास कितने फोटोन यहां तक पहुंचे? मान लो 80 फोटोन पहुंचे। ओके बेटा, अब क्या करो तुम? वोल्टेज बढ़ा दो। अब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगली बार कि 85 फोटोन पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, फोटोन नहीं इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। अगली बार होगा कि जो 95 इलेक्ट्रॉन पहुंचे उनमें से 90 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे हमारा करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होने लगेगी। समझ गए? पर मैक्सिमम करंट कितना पहुंच सकता है? 95 इलेक्ट्रॉन जितना ही पहुंच सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाओ तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, 105 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, नहीं। वो तो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? ओके, पोटेंशियल बस इतनी हेल्प कर सकता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा फोटोन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करा दे, नहीं। वो तो सिर्फ डिपेंड करेगा बेटा इंटेंसिटी पे। तो ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए है, समझ गए? I3, I2 और I1 के लिए। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये 100 फोटोन गिराए जाओ, ये मान लो 102 फोटोन, ये 105 फोटोन जब गिराए, तो उसके लिए करंट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी ज्यादा आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन पहुंचने की। क्लियर है बेटा? तो इसलिए ग्राफ ही ऐसा है। अच्छा अब ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? देखो मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रोकने का क्या तरीका है? ऐसा करता हूं मैं एनोड को क्या कर दूं? अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज दूं तो इलेक्ट्रॉन तो इधर पहुंचेगा ही नहीं, है ना? तो वो नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल किसको दे रहे हैं? गिवन टू किसके लिए? गिवन टू एनोड, सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। कैसा हो जाए बेटा? जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं हम, इज नोन एज
स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? तो जिस पोटेंशियल की वैल्यू पे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसने हिट करा फोटोन ने, इलेक्ट्रॉन इधर आया, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? तो बस मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं यहां पे, मैंने एनर्जी नहीं बढ़ाई, मैंने सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई, अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़ाया। ओके बेटा, क्लियर है? तो मैंने अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़ाया, तो अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़ाया तो इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने के लिए, उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए? तो अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़ाया, मैंने ये बोला एनर्जी, मैंने बोला इंटेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी, अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देखो E इक्वल टू एन एच न्यू, है ना, टोटल एनर्जी बढ़ेगी। समझ के? E इक्वल टू, मैंने n बढ़ाया है, n बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी फिर, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, है ना। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ज्यादा, उनको रोकने के लिए मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल क्या होगा हमारा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? क्लियर है बेटा? एनर्जी एनर्जी ऑफ लाइट कब बढ़ेगी? जब ड्यू बढ़ेगा, वो मैं अगले उस पे आता हूं, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे। समझ में? एन मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स, और ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? तो उनको रोकने के लिए जो लगाया गया पोटेंशियल है, वो क्या होगा हमारा? सेम होगा। समझ में आया? चाहे वो 105 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 100 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन आए, उनको रोकने के लिए मुझे बराबर पोटेंशियल चाहिए होगा। समझ में आया? क्योंकि अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़े हैं, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ी है, एनर्जी मतलब ये नहीं बढ़ा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी है उनकी। क्लियर है बेटा? तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा हमारा? सेम होगा। ठीक है? उनको रोकने के लिए मुझे बराबर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल चाहिए होगा। ओके, तो पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ता है, और उसके लिए बट तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ हेल्प कर सकता है इलेक्ट्रॉन के वहां पहुंचने में। क्लियर है? पोटेंशियल ये नहीं कर सकता कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करा दे। ठीक है? वो उतना ही फिक्स होगा, तो इसलिए करंट एक फिक्स वैल्यू पर जाके रुक जाएगा, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? अब ये फ्रीक्वेंसी देखो जरा, E इक्वल टू एन एच न्यू। फ्रीक्वेंसी अब मैं ये बढ़ा रहा हूं बेटा, है ना, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं मैं अब, लाइट की जो आ रही है। अब इससे क्या होगा? इससे लाइट ये होगा कि लाइट मोर एनर्जी हो जाएगी उसकी, है ना। पहले मान लो, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं मैं, मान लो वेव की ओर है हमारे पास, इधर तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब मान लो येलो से ग्रीन में पहुंच गया मैं, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ी? उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, है ना बेटा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उसकी, तो इसका मतलब वो मोर एनर्जेटिक हो गया, है ना। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा नहीं? एन बढ़ाने से सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर किसी लाइट की, जो लाइट आ रही है, ये मुझे चाहिए ज्यादा एनर्जी की, तो सीधी सी बात है, क्या करो? उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, उसको क्या, मान लो येलो से ग्रीन कर दो, सीधी सी बात है। तो येलो से ग्रीन कर दोगे तो क्या होगा? वो ज्यादा एनर्जी की हो गया वो लाइट। अब ये लाइट ज्यादा एनर्जी के साथ आ रही है, समझ गए? जो फोटोन है ये ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है। ठीक है बेटा? तो ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है, तो ये ज्यादा तेज हिट करेगा इससे, और ज्यादा तेज हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बहुत तेजी से जाएगा इधर। क्लियर है बेटा? ज्यादा एनर्जी बढ़ गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। समझ गए? एक को बॉल को मैं दूसरी बॉल के साथ, एक तो हल्के से मार लूं, एक बहुत तेजी से मार दूं उसको। समझ गए? तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है फोटोन, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। क्लियर है बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। समझ में आया? उसके रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना। मैं अब की बार 100 फोटोन ही डाल रहा हूं, मैं इंटेंसिटी नहीं चेंज कर रहा, बस वो फोटोन अब येलो की जगह ग्रीन लाइट के हैं, इस लाइट के, तो ज्यादा एनर्जेटिक के साथ ज्यादा आएंगे। इसका मतलब क्या होगा? उनको रोकने के लिए मुझे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, कंपैरेटिवली येलो लाइट के कंपैरेटिवली ग्रीन में ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूं बेटा, तो उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग अलग आएगी। ये मान लो फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, ये न्यू 2 है, और ये क्या है? न्यू 3 है। तो न्यू 3
ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1। लेकिन मैं फोटोन नहीं बदल रहा, फोटोन तो उतने ही है, बस मैं क्या कर रहा हूं, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। तो सारे जाके बेटा एक ही करंट देंगे। क्यों? करंट तभी बढ़ सकता है जब फोटोन बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना। फोटोन बढ़ाने से ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ सकते हैं, और किसी तरीके से नहीं। आए समझ में? तो सारे जाके एक ही जगह रुक जाएंगे, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। क्यों? अब वो ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहे, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पहली वाली के लिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो दूसरी लाइट के लिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल तीसरी लाइट के लिए। जितनी एनर्जेटिक लाइट होगी उसको रोकने के लिए मुझे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज रह गई हमारे पास, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, जो देखो जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, मैं उसको रोक रहा हूं तो रुक जाएगा वो। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब वो रुक जाएगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू पे जहां पे इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो उसका मतलब क्या होगा? हाफ mv² मैक्सिमम। उस टाइम क्या होगा? वो रुक जाएगा मतलब उसकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? Q इंटू वी। mgh मुझे बोल देना, मैं बता रहा हूं 12th में mgh का कोई काम ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी, तो Q इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E हो गया, और V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इक्वेशन काम आएगी, इसको ध्यान रखना, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, कब लगा सकते हैं ये वाली इक्वेशन? जब इलेक्ट्रॉन हमारा रुक जाए। ठीक है बेटा, ओके। चलो आगे आते हैं। तो इसका फैक्टर बढ़ गया। तो देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एनर्जी। और इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन बढ़े तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। तो अगर कोई लाइट आ रही है, उसकी एनर्जी बढ़ाओगे आप, एनर्जी समझ के मोर एनर्जेटिक करोगे, तो सिर्फ क्या बढ़ेगा उसका? क्या बढ़ेगा उसकी? सिर्फ मोर एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर फोटोन बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो बढ़ेगा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। अब ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी किसने? आइंस्टाइन ने। और उसने उसके बेसिस पे बनाया कुछ लॉ। तो उसने कुछ लॉ बनाए। उसने पहले सबसे पहले कहा कि बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, उसको बोलते हैं हम विच इज नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड एनर्जी, उस एनर्जी की जो लाइट आ रही है, एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन इज नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। समझ के? तो पहला लॉ तो ये है। देखो, एक मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, है ना? ठीक है। तो और ये मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने बीरबल की खिचड़ी वाला सुना है कि एक बार क्या होता है कि अकबर क्या करता है, ये अनाउंस करवाता है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति नदी में पूरी रात ठंड में खड़ा रहा तो उसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो बहुत सारे लोग आए, फेल हो गए। एक आदमी आया, उसको बहुत जरूरत थी, गरीब था, तो उसने वो पूरी रात खड़ा रहा। और फिर अगले दिन अकबर के पास गया, उसने कहा कि मैं पूरी रात खड़ा रहा। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो उसने कहा कि दूर कहीं एक ना दिया जल रहा था, मैं उसको देखता रहा, कि उसको फील करता रहा कि उसकी एनर्जी मेरे पास आ रही है ना, उसकी हीट अप मेरे पास आ रही है। तो अकबर ने कहा नहीं, ये तो बहुत चीटिंग की तुमने, तो नहीं देता उसको इनाम। फिर क्या करता है वो ना, रोता हुआ जाता है। तो रोता हुआ जाता है तो रास्ते में बीरबल मिलता है। बीरबल कहता है भाई कि तुम क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे, उसने सारी बात बताई। उसने कहा चलो मेरे साथ। तो उसके बाद वो चला गया। फिर कुछ देर बाद महाराज ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा कि मैं अभी नहीं आ रहा, अभी तो मैं खिचड़ी बना रहा हूं। ठीक है। तो फिर 1 घंटे बाद फिर बुलाया बीरबल को महाराज ने, फिर भी नहीं, कह रहा है कि मैं खिचड़ी बनाऊं। फिर 3 घंटे 5 घंटे बाद फिर बुलाया, नहीं गया, कह रहा है मैं खिचड़ी बनाऊंगा। अकबर को गुस्सा आया, गया वो बीरबल के पास, कह रहा है कि भाई ऐसी क्या खिचड़ी बना रहा, देखो तो सही में। तो उसने देखा कि आग, वो बहुत नीचे आग जला रखी और दूर ऊपर कहीं हांडी टांग रखी थी, वो बनाने के लिए बर्तन टांग रखा था।
तो बीरबल से कहता है कि तुम पागल हो क्या, कि मतलब ऐसे जब तक उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी तो कैसे खिचड़ी बनेगी। तो वो बताता है कि जब इतनी दूर से वो दिया में जब वो हीट ले सकता है तो ये भी हो सकता है पॉसिबल। तो अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने उसको इनाम दिया। तो इस कहानी को समझाने का मतलब यही है कि जब तक मेटल के पास एक प्रॉपर एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए निकलने के लिए उसको ही थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और वो किसके इक्वल होती है, फाई नॉट, उसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एच न्यू नॉट के इक्वल होती है। न्यू नॉट हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेटा, ठीक है। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, ज्यादा तेजी से एनर्जी से आएगा तो ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर येलो की जगह ग्रीन कर देंगे तो ज्यादा एनर्जेटिक होगी हमारी रेडिएशन, तो ज्यादा एनर्जी के साथ फोटोन हिट करेगा तो ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पर नंबर ऑफ फोटोन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे। वो किस पे डिपेंड करेंगे, करंट आई, आई किस पे डिपेंड करेगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको ऐसे लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। किस पे बेटा, इंटेंसिटी पे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। चौथा ये कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, करंट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, बहुत कम टाइम लगता है। जैसे ही उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करी, जैसे ही मेटल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करी, उतनी एनर्जी मिली, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और कितना टाइम लगता है, सिर्फ 1 नैनो सेकंड का टाइम लगता है। 1 नैनो मतलब 10 टू पावर माइनस 9 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये लॉ है हमारे पास क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो पहला तो ये कि बिना एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। वो फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है, एनर्जी बेटा, सॉरी आई एम सॉरी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ओके, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये कुछ लॉ है, ओके। नेक्स्ट, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या दी। आइंस्टाइन को इसके ऊपर नोबेल अवार्ड मिला बेटा। उसने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब आता है मेटल सरफेस पे, ओके, तो एनर्जी क्या आ रहा है, फोटोन आ रहा है। और फोटोन की एनर्जी, फोटोन को हमेशा ऐसे जिगजैग दिखाते हैं, स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे जिगजैग मतलब फोटोन है, और फोटोन की एनर्जी हमें पता है किसके इक्वल होती है, एच न्यू के, ठीक है। यहां से ही कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फाई नॉट, और क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी, समझ गए। यानी हमारी जो फोटोन की एनर्जी वो बेटा दो हिस्सों में बट गई, कुछ तो मेटल खा गया और कुछ इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, उसकी वजह से ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास। यानी हमारी जो टोटल एनर्जी है वो किस में हिस्सों में बट गई, दो हिस्सों में। किसमें, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, टोटल एनर्जी होगी हमारे पास, कुछ तो मेटल खा जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और कुछ किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, ई माइनस फाई नॉट, ठीक है बेटा, क्लियर है। और ई क्या होता है हमारे पास, एच न्यू, और फाई नॉट क्या, एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है बेटा। दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और एलिब्रेट कर सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की जगह कई जगह ई वी नॉट भी लिखा है, होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई वी नॉट के इक्वल। एच न्यू, न्यू क्या होता है बेटा, सी बाय लैम्बडा, और ये क्या आ जाएगा, सी बाय लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बोल देंगे इसको। एच सी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। तो ये इक्वेशन भी ट्रू है इसमें, क्लियर है बेटा। भाई E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा लिखा है मैंने, एच न्यू और न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा, ये वाली इक्वेशन यूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज कैसे निकाल सकते हैं, देखो वी नो दैट क्या,
काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आया था, अभी लिखा था हमने, ई वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, हाँ ठीक है, इसके इक्वल आया था। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस क्या आएगा, फाई नॉट, यहां से ई वी नॉट निकाल लो, है ना। ठीक है, तो ई वी नॉट क्या निकाल लो, यहां पे आ जाएगा एच न्यू बाय ई आ जाएगा, और ये क्या आएगा, फाई नॉट बाय ई। क्लियर है बेटा, ओके, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्लियर, ओके। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके वर्सेस, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी के वर्सेस, है ना, तो देखो या वी नॉट वर्सेस, अबे वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यार अगर देखें y इक्वल टू, ये एम एक्स प्लस सी जैसा नहीं लग रहा है, ये कैसे, y तो y एक्सिस पे क्या हो गया, वी नॉट हो गया, m क्या हो गया, x एक्सिस क्या है, x एक्सिस फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो ये तो x हो गया, यानी ये क्या हुआ, स्लोप हुआ हमारे पास, स्लोप क्या हुआ, m की वैल्यू क्या हुई, स्लोप हुई, और वो किसके इक्वल है, h बाई ई के, समझ के। और c क्या है, c इज इंटरसेप्ट, और c हमारा नेगेटिव है, ध्यान रखना, c हमारा नेगेटिव है, तो इसका मतलब फाई नॉट बाई ई के, ये इंटरसेप्ट के। व्हाट इज इंटरसेप्ट, जब एक एक्सिस जीरो और दूसरा ना हो, दूसरा एक्सिस जीरो ना हो तो उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे देखो, अगर न्यू की वैल्यू जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होगी, तो वी नॉट कितना होगा, फाई नॉट बाई ई आएगा, मतलब माइनस में, माइनस का यहां होगा फाई नॉट बाई ई, कब, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी हमारे पास, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। स्लोप हमारा पॉजिटिव आया तो ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ भागेगा, समझ के, क्लियर है बेटा। तो इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, इस ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल आया है, स्लोप तो आया हमारे पास h बाई ई, समझ गए। तो स्लोप निकाल के हम क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो स्लोप इंटू क्या आ जाएगा बेटा, e, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आगे हमारे पास इक्वेशन करते हैं बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फ्यू, इस इतने सेंसिटिव मेटल है, इन विच मेटल कह रहा है इज एक्सपोज टू एक रेडिएशन 300 नैनोमीटर की, विच ऑफ देम इज नॉट एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई। देखो अब एनर्जी निकाल लेते हैं, जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, और एच न्यू क्या होता है बेटा, सी बाई लैम्डा, ठीक है, क्लियर है। ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में। इस एनर्जी को इलेक्ट्रोवोल्ट बनाने के लिए क्या कर दो, कितने से डिवाइड कर दो, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो। क्यों, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल होता है, समझ के। तो उससे डिवाइड कर दोगे, ये एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगी। कंपेयर कर लेंगे, अगर ये एनर्जी इनसे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, फोटोन निकलेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन, समझ के। तो देखते हैं जरा, एच क्या है, 6.6 10 टू पावर माइनस 6 26, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, लैम्डा कितना है 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, नैनो कितना है 10 टू पावर माइनस 9, और 1.6 10 टू पावर माइनस के 19, समझ के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर देखो एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी आई है आई एम सॉरी, इसकी एनर्जी आई है बेटा कितनी, इसकी एनर्जी आई है 3.1 कुछ इलेक्ट्रोवोल्ट आई है मान लो, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी आ रही है, मान लो 3.4 एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है, इतनी आई बेटा, समझ के, ओके। तो अब देखो किस में इलेक्ट्रॉन, मतलब इस जो लाइट आ रही है उसके अंदर इतनी पावर है कि भाई वो इतनी एनर्जी, इतने इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रखे हुए उस फोटोन के अंदर। तो देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्यों, लाइट के पास इतनी एनर्जी तो है, इसमें से निकल जाएगा, बट इसमें से नहीं निकलेगा, क्यों, हमारी लाइट के पास, बेचारे के पास 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी है, तो इसमें से कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, इसका आंसर मुझे बताना कितना आएगा और किस में पॉसिबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा आगे, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज इतना, वर्क फंक्शन कितना है बेटा इसका 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, क्लियर है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, एच न्यू नॉट फाई नॉट क्या होता है, ये होता है 2.14, एक इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19,
है ना। हमें न्यू नोट चाहिए तो h से डिवाइड कर दो, 2.14 1.6 10 टू पावर कितना -19, और h से डिवाइड कर दो 6.6 26 10 टू पावर -34। समझ के, ये न्यू नोट निकल गया। आगे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ए फोटोन, अगर उसकी जो है इंसिडेंट लाइट निकालनी है, जो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है हमारे पास 0.60, है ना। हमें क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है उसकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। देखो E इक्वल टू बेटा जी फाई नॉट प्लस क्या होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है E, पहले तो E देखो E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है C बाई लैम्बडा, यानी एच सी बाई लैम्बडा इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है EV नॉट, है ना। अपन को लैम्बडा चाहिए तो लैम्बडा इक्वल टू क्या आ जाएगा एच सी अपॉन में फाई नॉट प्लस EV नॉट। तो एच सी कितना है बेटा 6.626 10 टू पावर कितना -34, सी कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8, फाई नॉट कितना है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 2.14 इंटू 1.6 10 टू पावर -90। ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, एसआई में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बेटा, है ना। प्लस EV नॉट, ई कितना है हमारे पास 1.6 10 टू पावर -19, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.60। क्लियर है बेटा। इसमें से क्या कॉमन ले लो 1.6 10 टू पावर -19 कॉमन ले लो, फिर 2.4 और 0.60 ऐड हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। क्लियर बेटा। तो बच्चे यहां से क्या निकल जाएगा हमारा वेवलेंथ निकल जाएगा। ओके ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रीक्वेंसी इतना प्रोड्यूस बाय लेजर, द पावर। देखो पावर किसके इक्वल होती है, पावर होती है बेटा एनर्जी बाय टाइम, और टाइम क्या होती है 1 बाय टाइम होती है फ्रीक्वेंसी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n इंटू ई, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू ई, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है n नंबर के बराबर, ठीक है। तो यहां से n निकाल लो, n क्या हो जाएगा पावर बाय एनर्जी, ठीक है। पावर दे रखी है और एनर्जी, एनर्जी तो ये निकाल सकते हैं P इक्वल एच न्यू, इससे क्लियर है। P दे रखा है एच न्यू, एच और न्यू पता ही है तुम्हें, ठीक है। यहां से n निकल जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई, देखो वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई इलेक्ट्रॉन एमिशन में। सबसे पहले वेव थ्योरी ने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मतलब क्या होगा, अगर लाइट को तुम पार्टिकल की जगह फोटोन की जगह अब तुम क्या करो, लाइट की क्या, लाइट को वेव मानो, तो लाइट को मैंने वेव मान लिया ऐसे। उसने कहा कि हमें पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, करंट के, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। और इंटेंसिटी अगर वेव की बढ़ाओगे तो वो पता है क्या बढ़ाती है, एम्पलीट्यूड। तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तभी तो लाइट की एनर्जी बढ़ी, है ना। तो अगर तुम वेव के नजरिए से देखो तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है लाइट की एनर्जी, और एनर्जी कब बढ़ती है जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो उससे क्या फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ेंगे इससे, क्योंकि वेव तो वेव नेचर की है ये। तो ये थ्योरी फेल हो गई सबसे पहले तो, क्योंकि हमें पता है चला एक्सपेरिमेंटली कि भाई तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ओके। और वेव के अकॉर्डिंग अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ता है। वेव में इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाना लाइट का, और उससे उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि एक्सपेरिमेंटली पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ाने से। तो ये वेव थ्योरी फेल हो गई। दूसरा, इसने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पॉसिबल फॉर ऑल रेडिएशन, इफेक्ट पॉसिबल फॉर ऑल रेडिएशन, ऑल रेडिएशन, सारी रेडिएशन के लिए पॉसिबल है, लेकिन ये गलत है। थ्रेशोल्ड अगर एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि जब तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, समझ गए, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उससे कम लाइट रही, उससे कम एनर्जी की लाइट रही तो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होगा, यहां पे भी फेल हो गई है। थर्ड, इसने बताया कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब कोई फोटोन मतलब कोई वेव आएगी तो पहले जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे मेटल पे होगा। जब सारे मेटल की जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी को कवर करेगी तब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला कि एक फोटोन ने पूरे मेटल का ठेका नहीं ले रखा है,
वो एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट करेगा, समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट करेगा, और उसकी एनर्जी जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल होगा। समझ में आए? तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले तो सारे मेटल की एनर्जी किसको क्रॉस करेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगी, फिर जाके इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल होगा। गलत बात है, समझ के? ये सारी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई चीजें, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव से हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब दुनिया में कंफ्यूजन बढ़ गई कि हम लाइट को वेव माने या पार्टिकल माने। कुछ तो कहते हैं कि भाई लाइट पार्टिकल है, और कुछ फिनोमिनन प्रूव करते हैं कि लाइट क्या है, हमारे पास वेव है, और बहुत सही भी है, दोनों नेचर है। और ये प्रूफ किया, ये बात प्रूफ करी डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट के पास ना, लाइट क्या, हर एक ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है उसके अंदर दो नेचर होते हैं, मतलब उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। क्या होती है? वेव एसोसिएटेड होती है। एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड सम वेव। ठीक है, बात ही खत्म आज से। मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड सम वेव, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं उसको? मैटर वेव बोलते हैं। समझ के बेटा? मैटर वेव बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। और वो किसके इक्वल होती है? उसकी वेवलेंथ होती है लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन mv। किसके इक्वल होती है बेटा? लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन mv के, उसकी वेवलेंथ, यानी मास ज्यादा होगा, वेवलेंथ उसकी कम होगी। समझ गए? देखो, फोटोन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। इसलिए हमें लाइट ना सीधी ट्रेवल करती दिखाई देती। देखो, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब, एक वेवलेंथ तो यहाँ है, एक वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? वेवलेंथ ज्यादा कब होगी? ऐसे। फोटोन का मास इतना कम है कि हमें लगता है फोटोन क्या करता है, ऑलमोस्ट सीधा ट्रेवल करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? हमारा कम होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, इससे एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना। सीधा फॉर्मूला है, मास दिया होगा, वेलोसिटी दी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी है, वो कितनी आएगी? देखो, हमें पता है लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन mv। क्लियर है बेटा? और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? ev नॉट के इक्वल होती है। यहां से v की वैल्यू निकाल लो। v की वैल्यू क्या आएगी? 2 ev नॉट अपॉन में क्या आएगा? m। इस वैल्यू को यहां पे पटक दो। ठीक है, तो क्या आएगा? लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन m। v की वैल्यू डाल दो। v की वैल्यू क्या है? 2 e v नॉट अपॉन में क्या आएगा? m आएगा। तो ये आ जाएगा h अपॉन, अंदर डाल दो इसको, 2 e v नॉट इंटू m स्क्वेयर अपॉन में m। तो ये आ जाएगा लैम्बडा की वैल्यू h अपॉन 2 m e v नॉट। क्लियर है? ओके। और इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करोगे इसको, तो लैम्बडा इक्वल टू h कितना है? आई एम सॉरी बेटा, h कितना है बेटा? 6.626 10 टू पावर मिलना -34, और 2 मास कितना है? 9.1 10 टू पावर -31, और E कितना है? 1.6 10 टू पावर -19, और V नॉट पता नहीं है, हर एक के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा? 10 टू पावर -10 अपॉन में √V, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी। समझ गए? क्लियर है? तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट आगे, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो, हमें पता है लैम्बडा इक्वल टू, पीछे फॉर्मूला निकाला था हमने, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन mv, और v की वैल्यू डाली थी हमने, h अपॉन फॉर्मूला आया था हमारे पास कितना बेटा? उस फॉर्मूले को ले लेते सीधा, वहां तक डेरिवेशन पूरा करना है। 2 m e v नॉट, और e v नॉट क्या होता है? e v नॉट तो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, 2 m काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सारे इलेक्ट्रॉन की बराबर थोड़ी ना होती है काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर हम बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kBT। ठीक है, इस वैल्यू को रखो, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 2m इंटू 3/2 kBT। ठीक है, तो 2 से 2 कटा, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 3m kBT। क्लियर है बेटा? बहुत सारे फॉर्मूले बन गए लैम्बडा के, तो
तो इससे कुछ भी आ जाए फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें से। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला बना, ठीक। मैं एक साथ लिख देता हूं, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ के कितने फॉर्मूले आए हमारे पास। डी ब्रोगली वेवलेंथ, सबसे पहला आया, देखो पहला बेसिक फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है पी। तो मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला याद है ना आपको, लिखा था पी इक्वल टू डायरेक्ट एच बाई लैम्डा, वो यहां से लिखा था, ठीक है। और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, अभी करा था 2 me v0, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। लैम्डा का वेल फॉर्मूला क्या हो सकता है 12.27, इसको सॉल्व करेंगे तो एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट v0, ये वाला फॉर्मूला भी है। एक और फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू रखोगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा एच अपॉन 3m kbt। क्लियर है बेटा? तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, समझ के, ये वाले फॉर्मूले समझ के, तो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। और इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर कोई डी ब्रोगली से आए तो, ठीक है। तो सो दिस इज द लेक्चर बेटा, आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और अभी भी मेरी तरफ से कोई कमी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सजेशन लिखिए, यू आर मोस्ट वेलकम मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। क्योंकि तुम ही हो जो असली चीजें बता सकते हो, क्योंकि तुम बेटा वर्सिटाइल माइंड हो, ये जनरेशन है, ठीक है, कुछ अलग हट के सोच सकती है, ओके। आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स, ओके। और अगर कोई भी डाउट हो या सजेशन हो, कोई डाउट अभी भी रह गया या कोई चैप्टर का कोई ऐसा डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो एक और बना दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप हमारी वीडियो में कंटिन्यूसली बने रहे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? और बस मुझे ये चाहिए कि आप अपना भाई बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, बताइए उनको कि एक टीचर उनके लिए मेहनत कर रहा है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम लिया बेटा, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।